वेडनेसडे अपने पिता पर लगे खून के इल्जाम का राज जानने के लिए उनकी पुलिस रिपोर्ट उसी जगह पड़ती है जहां वो हादसा हुआ था, और जो बात उसे पता चलती है उसमें 1990 में जब उसके पेरेंट्स खुद नेवरमोर एकेडमी में स्टूडेंट्स थे, तब उनकी रेवन पार्टी के समय बहुत बारिश हो रही थी। प्रिंसिपल विम्स, जो उस समय खुद वहाँ की स्टूडेंट थी, उनके सामने अचानक से एक स्टूडेंट गैरेट की लाश आकर गिरती है। वो डर से चीख पड़ती है और जब वो ऊपर देखती है तो उसे तलवार लिए वेडनेसडे का पिता खड़ा दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि उसने गैरेट की हत्या कर दी। गैरेट वही लड़का था जिसने मोर्टिशिया के लिए रेवन में विम्स का डेट बनने से मना कर दिया था। फिर विम्स सारी बात शेरिफ को बता देती है। आज का मेयर ही उस समय वहाँ का शेरिफ था। साथ ही विम्स उस हत्या का कारण मोर्टिशिया को बताती है कि दोनों उसके लिए ही लड़ रहे थे, इसलिए पुलिस गोमेज को गिरफ्तार कर लेती है, पर जुर्म साबित न होने की वजह से उसको बरी कर देती है। आज के समय में नेवरमोर एकेडमी में पेरेंट्स वीक होने की वजह से सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने नेवरमोर एकेडमी आते हैं। वेडनेसडे के पेरेंट्स और उसका भाई पग्सली भी वहाँ पहुँचते हैं। वो वहाँ पहुँचते ही अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं। प्रिंसिपल उन सभी का स्वागत करती है और साथ ही उन सबको बताती है कि यूजीन की हालत अब ठीक है, वो जल्द ही वापस एकेडमी में आ जाएगा। उसकी बात सुन के वेडनेसडे इनेड से कहती है यूजीन अभी भी कोमा में है और ये सब मेरी गलती है। तो इनेड उसे समझाती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि दैत्य ने उस दिन के बाद से अभी तक किसी पर हमला ही नहीं किया। तभी वेडनेसडे के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं, तो इनेड और वेडनेसडे अपने अपने पेरेंट्स के पास चली जाती हैं। वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से कहती है मुझको थिंग के बारे में उसी दिन पता चल गया था जिस दिन आपने उसको मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ छोड़ा था। उसकी बात सुनकर उसका पिता उससे पूछता है क्या उसकी उंगली बची हुई है, तो वेडनेसडे कहती है मैंने उसको कुछ नहीं कहा। इस बात को सुनकर उसके पेरेंट्स राहत भरी सांस लेते हैं। फिर वो वेडनेसडे से पूछते हैं कि तुमने यहाँ क्या क्या किया, हमें सब कुछ बताओ। तो वो बताती है यहाँ उस पर जानलेवा हमले हुए हैं। ये जानकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। इधर इनेड घबराती हुई अपनी माँ के पास जाती है। उसकी अपनी माँ से कभी नहीं बनती, इसलिए उसकी माँ उससे कब लड़ पड़े उसको खुद नहीं पता। उसकी माँ उससे हालचाल पूछती है तो वो कहती है सब ठीक है। दूसरी तरफ बियांका जेवियर से बात करती है तो उसको पता चलता है कि जेवियर का पिता इस साल भी उससे मिलने नहीं आएंगे। तभी वहाँ अचानक से बियांका की माँ आ जाती है। बियांका उनको वहाँ देखकर चौंक जाती है। फिर मोर्टिशिया प्रिंसिपल के ऑफिस में अपने बैच की ईयर बुक देखती है। उसको देखकर वो बहुत खुश होती है और प्रिंसिपल से कहती है तुम उस समय ऐसी लगती थी जैसे बहुत बड़े तने वाला पेड़ क्लासरूम में आ गया हो। इस बात पर प्रिंसिपल कहती है और तुम मेरी कहानी की लकड़हारा थी। उसकी बात सुनकर मोर्टिशिया हंस पड़ती है। फिर वो प्रिंसिपल से कहती है तुमको याद है जब हम दोनों ने एक साथ स्टेज पर गाना गाया था, तुम मशहूर सिंगर जूड बनी थी और तुमने उसको हूबहू कॉपी किया था। वेडनेसडे उन दोनों की बातों को बड़ी ध्यान से सुन रही होती है। तभी मोर्टिशिया उसमें उसकी फोटो वाला पेज फटा हुआ देख पूछती है इसमें मेरी फोटो तो नहीं है। तो प्रिंसिपल कहती है ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ये पेज खुद प्रिंसिपल ने पहले ही फाड़ दिया था। फिर वो उनसे बताती है कि वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट के साथ कुछ घुल नहीं पाई है, इसलिए हमारे हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हैं और इस वीकेंड आप यहीं हैं तो एक फैमिली सेशंस कर लीजिए। उसके पेरेंट्स वेडनेसडे की बात ना मानते हुए सेशन के लिए पूरी फैमिली के साथ शहर में आ जाते हैं। वहाँ शेरिफ वेडनेसडे के पिता को देखकर गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे से कहता है एक खूनी मेरे सामने शहर में घूम रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी शेरिफ को ऑफिस से कॉल आता है। वो बताते हैं मोर्चरी वाले डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। इधर फैमिली सेशन में वेडनेसडे गैरेट की फाइल फोटो दिखाकर उनसे पूछती है ये कौन था और इसके खून का इल्जाम पापा पर क्यों लगा था। तो उसकी माँ बताती है वो इल्जाम वापस ले लिया गया था और तुम्हारे पिता बेकसूर थे। तो वेडनेसडे कहती है पर शेरिफ ऐसा नहीं मानते। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है कि केस फर्जी था और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर आकर वेडनेसडे से कहती है तुम कुछ नहीं जानती, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। तो वेडनेसडे कहती है उसका फैसला मैं करूंगी और कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर कॉफी शॉप में बियांका की माँ बियांका से स्कूल खत्म होने से पहले ही उसके साथ वापस जाने को कहती है, क्योंकि उसके गाने की ताकत कमजोर पड़ रही थी और इसी ताकत की वजह से वो अमीर लोगों को ठग लिया करती थी और अब उसे अपना काम बंद होने का बहुत डर था। इसलिए वो बियांका को ले जाकर और अमीर लोगों को ठगना चाहती थी, लेकिन बियांका चलने से मना कर देती है। तो उसकी माँ उसे धमकी देती है कि अगर वो नहीं चली तो वो यहाँ सबको बता देगी कि तुम्हारा असली नाम ब्रैंडी है और नेवरमोर में तुम सायरन की चाल से घुसी हो और इस वीकेंड के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। बियांका उनकी बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। इधर वेडनेसडे हॉस्पिटल में यूजीन से मिलने आती है। वहाँ उसकी दोनों मॉम्स उसे मिलती हैं और वो बताती है कि यूजीन ने हमें बताया था कि तुम उसकी इकलौती दोस्त हो और वो इस बात से बहुत खुश था। इधर मॉर्चरी में शेरिफ को पता चलता है कि कैमरे पर किसी ने ब्लैक बबल गम लगा रखी थी, इसलिए उनको वहाँ कोई वीडियो नहीं मिल पाई। तभी शेरिफ की साथी उसको डॉक्टर
डॉक्टर का सुसाइड नोट दिखाकर बताती है कि डॉक्टर अपने किसी पुराने केस की वजह से बहुत शर्मिंदा था। उसने किसी के दबाव में आकर एक झूठी रिपोर्ट बनाई थी और ये बात उसको अंदर ही अंदर नोच रही थी। फिर शेरिफ को पता चलता है ये कन्फेशन गैरेट गेट वाले केस का है। ये बात जानकर शेरिफ को ऐसा लगता है जैसे सालों बाद अब जाकर उसके दिल को सुकून मिला हो। फिर वेडनेसडे अपनी माँ को शहर के कब्रिस्तान में जाकर गैरेट की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए देखती है तो वो कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और फिर लंच टाइम में वेडनेसडे का पिता मोटिशिया से कहता है कि हमें उसको अब सब सच बता देना चाहिए, पर मोटिशिया कहती है अभी वक्त सही नहीं है। इधर इनेड की माँ उससे वेयरवुल्फ बनने की बात पूछती है। वो बताती है कि वो अभी नहीं बनी। उसकी बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है। वो चाहती थी कि इनेड जल्दी से जल्दी वेयरवुल्फ बन जाए। तभी शेरिफ वहाँ आकर गैरेट की हत्या के लिए वेडनेसडे के पिता को फिर से पकड़ लेता है। उसके बाद वेडनेसडे उनसे मिलने जेल आती है और बताती है आज मैंने माँ को गैरेट की कब्र पर गुलाब रखते देखा था। ये सब क्या चल रहा है, आप तो सच बता दीजिए। तो वो बताता है असल में गैरेट तुम्हारी माँ से एक तरफा प्यार करता था, इसलिए उसका पीछा करने लगा था, लेकिन लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। और फिर रेवन डांस वाले दिन वो हमारे स्कूल में जबरदस्ती घुस आया और हम दोनों की बहुत लड़ाई हुई। फिर जब मुझको लगा कि वो मुझे मार देगा तो मैंने अपने बचाव के लिए तलवार उठा ली। वो मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था तो अचानक तलवार उसके पेट में घुस गई और उसकी मौत हो गई। आगे की कहानी तुमने रिपोर्ट में पढ़ी है। तो वेडनेसडे उनसे कहती है आप पिता के रूप में उम्मीद से भी ज्यादा खरे उतरे हैं। उसका पिता ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है। वहाँ से वेडनेसडे सीधा शेरिफ के पास जाकर अपने पिता को बेकसूर बताती है। तो शेरिफ उसको बताता है हमारे पास कन्फेशन लेटर है और वो तलवार जिससे तुम्हारे पिता ने गैरेट का कत्ल किया था। तो वेडनेसडे कहती है आप समझ नहीं रहे, जिस समय मेरे पिता यहाँ आए उसी समय डॉक्टर ने खुद को गोली मार ली। कोई उन्हें फंसाना चाहता है। तो शेरिफ उस पर भड़क जाता है और कहता है तुम्हारे पिता ने गैरेट को मारा और उसके गम में उसकी फैमिली भी जिंदा नहीं रही। तो वेडनेसडे पूछती है कि उनको क्या हुआ। तो वो बताता है गैरेट की माँ ने फांसी लगा ली और बाप शराब के नशे में मर गया और उसकी छोटी बहन कहीं जाकर डूब कर मर गई और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद वेडनेसडे डीएनए रिपोर्ट के बारे में पूछती है। वो बताता है दैत्य का नाखून और कपड़े पे लगा खून मैच नहीं हुआ। दूसरी तरफ इनेड की माँ इनेड को वुल्फ बनाने के लिए एक थेरेपी कैंप भेजना चाहती है, पर इनेड उनकी बात सुनकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे अपने भाई पग्सली का मूड ठीक करने के लिए उसी के तरीके से मछली को पकड़ती है। तो पग्सली कहता है हमारे पिता को अब सिर्फ तुम बचा सकती हो। वेडनेसडे उससे माँ के बारे में पूछती है तो बताता है वो अकेला रहना चाहती है। वेडनेसडे समझ जाती है और वो सीधा नाइट शेड्स की गुप्त लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ मोटिशिया वेडनेसडे के पूछने पर उस हादसे का सच बताती है कि उस रात गैरेट की आंखों में जानवरों जैसा जुनून था और गुस्से में उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। वो तुम्हारे पिता को मारने ही वाला था तो मैंने तलवार उठाकर उसके पेट में घुसा दी। वो वहीं मर गया, लेकिन तुम्हारे पिता ने तलवार मुझसे ले ली। तभी विम्स ने तुम्हारे पिता के हाथों में वो तलवार देख ली, पर वो हत्या उन पर साबित नहीं हुई, इसलिए वो छूट गए। तभी वेडनेसडे कहती है अगर उस रात उसकी आंखें जानवरों जैसी थी और मुंह से झाग निकल रहे थे तो हो सकता है वो कुछ और हो। तभी दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। तो वेडनेसडे उस बात का पता लगाने के लिए गैरेट की कब्र खोद देती है, लेकिन तभी पुलिस वाले उन दोनों को पकड़कर लॉकअप में बंद कर देते हैं। लॉकअप के अंदर वेडनेसडे अपनी माँ को गैरेट की उंगली दिखाती है जो उसने गैरेट की लाश से निकाल ली थी। उसको देखकर मोटिशिया समझ जाती है कि उंगली पर नीला रंग नाइट शेड जहर का है, यानी कि वो वैसे भी मरने वाला था। तभी वेडनेसडे वो उंगली अपनी माँ से ले लेती है, लेकिन जैसे ही उसे छूती है उसको पास्ट का विजन आता है। वो देखती है कि गैरेट का पिता ही उसको वो जहर की शीशी देकर नेवरमोर के सारे स्टूडेंट्स को मरवाना चाहता था और जब वो गोमजी के साथ लड़ रहा था उसी समय वो जहर की शीशी टूटकर उसी के शरीर पर लग गई थी। वो सारी बात अपने पेरेंट्स को बता देती है और वो दोनों गैरेट के पिता का प्लान सुनकर चौंक जाते हैं। फिर उन्हें यकीन होता है कि गैरेट उनकी वजह से नहीं जहर की वजह से मरा था। अब वो वहाँ से सीधा मेयर के पास जाकर सारी बात बता देते हैं और उससे कहते हैं आप उस समय शेरिफ थे और हकीकत जानते थे, लेकिन फिर भी आपने सच छुपाया। तो वेडनेसडे मेयर से पूछती है आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों बदलवाई। तो मेयर बताता है अगर सच बाहर आता तो शहर और नेवरमोर में खूनी जंग हो जाती। तभी मोटिशिया उससे कहती है अगर आप उसको मेरा पीछे करने से पहले ही रोक लेते तो इतना कुछ होता ही नहीं। फिर मेयर उनसे पूछता है
अब आप क्या चाहते हो? तो वो कहती हैं कि सबसे पहले ये केस खत्म करो, उन्हें बाइज्जत छोड़ दो और शेरिफ से उनसे माफी मांगने को कहो। मेयर मान जाता है। फिर वहाँ से बाहर आकर मोर्टिसिया वेडनेसडे से कहती है, तुमको अपने विजन को कंट्रोल करना सीखना होगा और ये कोई जिंदा इंसान तुम्हें नहीं सिखा सकता। इसको कंट्रोल करना हमारा मरा हुआ पूर्वज ही तुमको सिखा सकता है। तो वेडनेसडे बताती है कि गुडी एडम्स ने कई बार मुझको इशारा दिया है। उसका नाम सुनकर मोर्टिसिया उसे बताती है कि वो हमारी सबसे शक्तिशाली पूर्वज है, तुमको सावधान रहना होगा, क्योंकि गुडी के अंदर जो बदले की आंख थी वो उससे खुद को भी नहीं बचा पाई थी। शेरिफ वेडनेसडे के पिता से माफी मांगता है, वो उसे माफ कर देता है। फिर पूरा परिवार गले लगता है। मेयर को गैरेट फैमिली की फाइल में कुछ नई चीज मिलती है। इनेड की माँ उसे कैंप पर भेजने के लिए तैयार होने को कहती है, पर इनेड उनको साफ मना कर देती है और उनसे कहती है कि जब मुझे वुल्फ बनना होगा तो मैं अपने आप बन जाऊंगी। उसकी माँ उसकी बात सुनकर हैरान होकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी उसका पिता उसका ये रूप देखकर बहुत खुश होता है। फिर बियांका अपनी माँ से साल खत्म होने तक का समय मांगती है। उसकी माँ मान जाती है। मोर्टिसिया जाने से पहले वेडनेसडे को अपनी ईयर बुक देकर चली जाती है। वेडनेसडे उसे खोल कर देखती है। उसे देखते ही वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाकर कहती है, मैंने रोविन का खून होते हुए सच में देखा था और अगले दिन आप रोवन बनकर स्कूल आई थी। फिर वो प्रिंसिपल को ईयर बुक दिखाकर कहती है, आपने मेरी माँ के साथ जो गाना गाया था उसमें आपने जूड की नकल नहीं बल्कि आप खुद जूड बन गई थी। आप एक शेप शिफ्टर हो, यानी एक बहरूपिया। तभी प्रिंसिपल उससे कहती है, तुम जिसको चाहो ये बात बता दो, लेकिन रोवेन के पेरेंट्स को सब सच पता है। वो जानते हैं मैंने पुलिस से सच छुपाया है। तो वेडनेसडे उनसे पूछती है, पर वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? तो वो बताती है, रोवन अपनी ताकत की वजह से पागल हो चुका था। उसने तुम पर भी 2 बार हमला किया। तो उसके माँ बाप ने सोचा अगर ये राज सबको पता चलेगा तो उनकी बदनामी होगी, इसलिए वो मान गए और मुझको फिर स्कूल और रोवन की इज्जत गवाए बिना उसकी मौत को संभालने का मौका मिल गया। मैंने अपने स्कूल और स्टूडेंट्स को नुकसान से बचाने के लिए ये सब किया। तभी वेडनेसडे उनसे पूछती है, तो आप यूजीन को कैसे बचा रही हैं? तभी बाहर से शोर की आवाज आती है। प्रिंसिपल और वेडनेसडे खिड़की पर आकर देखती हैं। वहाँ स्कूल के लॉन में किसी ने आग लगा दी थी और उस पे लिखा था फायर विल रेन, आग बरसेगी। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।